बाबा जी, उन शैतानी कुव्वतों का खात्मा किस तरह हो सकता है? कैप्टन शील ने पूछा। वो औरत, वो शारी, वो इंसान नहीं, एक शैतानी कुव्वत है। उसके खात्मे के लिए तुम्हें मैं कुरानी आयात दम किया हुआ पानी दे देता हूँ। वो पानी उस पर फेंक देना, वो खत्म हो जाएगी। जहाँ तक उस प्रोफेसर का ताल्लुक है तो वो इंसान है, लेकिन उसने अपना जिस्म और रूह शैतान के हवाले कर दी हुई है। उस पर भी वही पानी फेंक देना, लेकिन उससे वो मरेगा नहीं, लेकिन बल्कि वक्ती तौर पर बेहोश हो जाएगा। लेकिन ये बता दूं कि ये सब कुछ इंतहाई फुर्ती से करना होगा। इमरान को भी यही पानी पिला देना, चाहे ज़बरदस्ती ही क्यों ना पिलाना पड़े। इससे वो उन शैतानी कुव्वतों के चंगुल से निकल आएगा, लेकिन तुमने जल्द अज जल्द वहाँ पहुँचना है, जिस कदर जल्द मुमकिन हो सके, बाबा ने कहा। और वो उठकर एक तरफ को बढ़ गए। चंद लम्हों बाद जब वो वापस आए तो उनके हाथ में एक बोतल थी जिसमें पानी भरा हुआ था, और दूसरे हाथ में दो आम और सादा सी तस्बीहें थीं। ये लो, ये एक एक तस्बीह तुम दोनों अपने अपने गले में डाल लो। उन पर अल्लाह ताला के इस्माए हुस्ना का लाखों बार विर्द हुआ है। उनकी बरकत से उस प्रोफेसर की शैतानी ताकतें तुम्हें ना देख सकेंगी। उनकी बरकत से तुम अभी खंडरात के करीब भी ना पहुंचोगे कि उस प्रोफेसर को तुम्हारी आमद की इत्तला मिल जाएगी, बाबा ने कहा, और तस्बीहें और पानी की बोतल उन दोनों के हवाले कर दी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया बाबा जी, अल्लाह ताला आपको इसकी जजा देगा, सफदर और कैप्टन शील ने उठते हुए कहा। अल्लाह अपना फजल करे और हर एक को शैतान और उसकी ज़रियात से अपनी अमान में रखे, बाबा ने कहा, और वापसी के लिए मुड़ गए। जबकि सफदर और कैप्टन शील दोनों दरवाजे से बाहर आकर गली में चलते हुए अपनी कार की तरफ बढ़ गए। हमें मिस्र के लिए जहाज़ चार्टर्ड करना पड़ेगा, वरना मामूल की परवाज़ से जाने में तो काफ़ी देर लग जाएगी, सफदर ने बाहर आते ही कहा। चीफ से भी तो इजाज़त लेनी पड़ेगी, उसे क्या कहा जाए, उसने तो ये बातें तस्लीम ही नहीं करनी, कैप्टन शील ने तशवीश भरे लहजे में कहा। जब इमरान इसी चक्कर में गया हुआ है और चीफ को इसका इल्म है, तो चीफ को हमारी बात भी मानना पड़ेगी, और अगर उसने ना मानी तो फिर हम रुख्सत लेकर ज़ाती तौर पर भी तो जा सकते हैं, सफदर ने जवाब दिया। क्या ख्याल है, जूलिया को साथ ले लिया जाए, कैप्टन शील ने कहा। अरे नहीं, बाबा के मुताबिक वो पुशारी खूबसूरत औरत के रूप में इमरान के खिलाफ साजिश कर रही है, और जिल्लत की गहराइयों वाली बात भी इस हवाले से तुम अच्छी तरह समझ सकते हो। वहाँ न जाने कैसे हालात सामने आए, जूलिया को कौन समझाएगा, वो लामहला इमरान को गोली मार देगी या फिर खुदकुशी कर लेगी, सफदर ने कहा, और कैप्टन शील ने इस बात में सर हिला दिया। ये जद्दोजहद तो वाकई मुसीबत बन गई थी, ना ख़त्म होने वाली मुसीबत। इमरान ने अपने कमरे में पहुंचकर दरवाज़ा बंद करते हुए बड़बड़ा कर कहा, और फिर वो मुल्हिका ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ गया। वो वाकई इस तवील और अजीबोगरीब अंदाज की जद्दोजहद की वजह से जहनी तौर पर हासा थक सा गया था, इसलिए वो अब लिबास तब्दील करके कुछ देर सोना चाहता था। लिबास तब्दील करके वो ड्रेसिंग रूम से बाहर आया और बेड पर बैठ कर उसने साथ पड़े फ़ोन का रिसीवर उठाया और फ़ोन सेट के नीचे लगे हुए बटन को दबाकर उसे डायरेक्ट किया। फिर रिसीवर उठाकर वो नंबर डायल करने ही लगा था कि फिर उसने रिसीवर रख दिया। कुछ देर आराम करके ही ब्लैक ज़ीरो को फ़ोन करूँगा, वहाँ ना जाने क्या हालात हों, ऐसा ना हो कि फौरी भागना पड़े, इमरान ने बड़बड़ाते हुए कहा, और फिर बेड पर लेट कर उसने आंखें बंद कर ली। चंद लम्हों बाद ही गहरी नींद सो चुका था कि अचानक दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ सुनकर उसका जहन जाग उठा। उसने एक झटके से आंखें खोल दी, मगर दूसरे लम्हे वो इस तरह तड़प कर उठा जैसे उसके जिस्म को इंतहाई ताकतवर इलेक्ट्रिक शॉक लगा हो। उसके साथ ही उसने बेएहतियात दोनों हाथों से अपनी आंखें मसलना शुरू कर दी, क्योंकि आंखें खोलते हुए उसे एहसास हो गया कि वो होटल के उस कमरे में मौजूद नहीं जिसमें वो सोया था। ये कोई और जगह थी, कोई और कमरा था। वैसे कमरा किसी ख्वाबगाह के ही अंदाज में सजा दिया गया था। फर्नीचर इंतहाई कीमती था। उसी लम्हे दरवाज़ा खुलने की आवाज़ उसके कानों से टकराई और उसने एक झटके से हाथ आंखों से हटा लिए। दूसरे लम्हे मुहावरतन ही नहीं बल्कि हकीकतन उसकी आंखें हैरत की शिद्दत से फटकर कानों तक चली गईं। उसने मुल्हिका बाथरूम के दरवाजे से एक इंतहाई खूबसूरत और नौजवान लड़की को निकलकर कमरे में आते देखा। लड़की के चेहरे पर मुसरत के तासुरात नुमायां थे। उसके जिस्म पर बाथिंग गाउन था और उसने सर पर भी तौलिया लपेटा हुआ था। उसके चेहरे पर मौजूद पानी के कतरे बता रहे थे कि वो गुस्ल करके बाहर आई है। तुम भी गुस्ल कर लो इमरान, फिर नाश्ता करेंगे। उस लड़की ने एक तरफ मौजूद ड्रेसिंग टेबल की तरफ बढ़ते हुए इंतहाई प्यार भरे लहजे में इमरान से मुखातिब होकर कहा और फिर वो ड्रेसिंग टेबल के सामने पड़े हुए स्टूल पर बैठ गई। उसका चेहरा अलबत्ता आईने में से इमरान को साफ दिखाई दे रहा था। इमरान के जहन में मुसलसल धमाके से हो रहे थे। उसे यूं महसूस हो रहा था जैसे उसने नया जन्म लिया हो। उसके जिस्म पर नाइट सूट था। बिस्तर के एक तरफ इंतहाई कीमती स्लीपिंग गाउन भी पड़ा दिखाई दे रहा था। ये सब क्या है? इमरान ने बड़बड़ाते हुए कहा तो लड़की बेएख्तियार मुड़ी। मुझे कुछ हुआ है इमरान? लड़की ने बड़े मीठे से लहजे में कहा। तुम कौन हो और मैं ये कहाँ हूँ? ओ, फिर तुम्हें दौरा पड़ गया है शायद। देखो इमरान, एक तो मैं तुम्हारे इन दोनों से तंग आ गई हूँ। प्लीज़ अब दोबारा ऐसी ना बात करना। लड़की ने मुंह बनाते हुए कहा। तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। इमरान का लहजा और ज़्यादा सर्द हो गया। कितनी बार जवाब दूं? गुज़िश्ता 6 माह से 10 बार तो जवाब दे चुकी हूँ। चलो एक बार फिर सही, लड़की ने मुंह बनाते हुए कहा और स्टूल से उठ खड़ी हुई। उसने ड्रेसिंग टेबल की सबसे निचली दराज खोली और एक एल्बम निकाल कर उसने इमरान की तरफ बढ़ा दी। देखो, एक बार फिर देखो कि तुम्हारी और मेरी बाकायदा शादी हुई है। इस एल्बम में हमारी शादी की तस्वीरें हैं, देखो।
लड़की ने मुंह बनाते हुए कहा, 6 माह? क्या मतलब? किन 6 माह की बात कर रही हो? इमरान ने और ज़्यादा हैरत भरे लहजे में कहा, अच्छा तो इस बार तुम्हें मुद्दत भी याद नहीं रही? मतलब है कि दौरा शदीद है। देखो इमरान, हमारी शादी को 6 माह गुजर चुके हैं। हम 1 माह तक स्विट्ज़रलैंड में हनीमून भी मना चुके हैं। देखो एल्बम देखो। लड़की ने कदरे गुस्सीले लहजे में कहा और इमरान के साथ बेड पर आकर बैठ गई। लेकिन वो जैसे ही बेड पर बैठी, इमरान भड़क उठा और बेड से उतरकर खड़ा हो गया और लड़की इस तरह हैरत भरी नज़रों से इमरान को देखने लगी जैसे उसे इमरान के इस तरह भड़क कर उठने की वजह समझ में न आ रही हो। तुम्हें क्या हो गया है डियर? लड़की ने भी बेड से उठते हुए कहा, देखो तुम जो कोई भी हो मेरे करीब मत आओ, समझी, वरना एक लम्हे में गर्दन तोड़ दूंगा। पहले बताओ कि तुम कौन हो, क्या नाम है तुम्हारा और ये सब ड्रामा तुम किस मकसद के तहत कर रही हो? इमरान ने गराते हुए कहा तो लड़की ने बेएहतियात दोनों हाथों में मुंह छुपा ली और दूसरे लम्हे उसने बुरी तरह रोना शुरू कर दिया। इमरान होंठ दबाए एक लम्हा तक उसे देखता रहा, फिर तेजी से मुड़कर वो कमरे के बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। ठहरो इमरान, रुक जाओ, प्लीज़ प्लीज़ ठहरो। लड़की ने उसे दरवाजे की तरफ जाते देख कर रोना भूल कर तेज़ लहजे में कहा और इमरान की तरफ दौड़ पड़ी, प्लीज इमरान रुक जाओ, मुझे छोड़कर मत जाओ। लड़की ने बड़े मिन्नत भरे लहजे में कहा और दौड़कर उसने इमरान का बाजू पकड़कर उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन दूसरे लम्हे वो बुरी तरह चीखती हुई उछलकर फर्श पर बिछे हुए कालीन पर जा गिरी। एक बार कहा है कि मेरे करीब मत आओ। इमरान का लहजा बेहद सर्द था। उसके साथ ही उसने दरवाज़ा खोला और बाहर निकल आया। ये एक राहदारी थी। वो तेज़ तेज़ कदम उठाता हुआ राहदारी से गुजरकर एक बड़े बरामदे में पहुंच गया। बरामदे के सामने पोर्च था जिसमें जदीद मॉडल की कार खड़ी थी। इमरान की तेज़ नज़रें चारों तरफ घूमने लगी। उसका जहन वाकई शदीद तरीन जल्जले की जद में आ गया था। उसे बार बार ये वहम हो रहा था कि कहीं उन शैतानी ताकतों ने उसके जहन पर कब्जा करके उसकी शादी तो इस लड़के के साथ नहीं कर दी। लेकिन ना जाने क्या बात थी, उसकी छठी हिस्स मुसलसल यही कह रही थी कि उसकी शादी नहीं हुई बल्कि ये कोई खौफनाक शैतानी ड्रामा है। उसने देखा कि वो इस वक्त एक वसी और अरीज कोठी के बरामदे में खड़ा है, लेकिन वहाँ कोई दूसरा आदमी नज़र नहीं आ रहा। तुम्हें क्या हो गया है इमरान? अब तक तो तुम अपनी पुशारी से बहुत प्यार करते थे। अचानक इमरान को अपने उकब में उस लड़की की आवाज़ सुनाई दी तो इमरान के जहन में यकलख्त छन्नाका सा हुआ। पुशारी का लफ्ज़ सुनते ही उसे यूं महसूस हुआ जैसे उसके जहन पर चढ़ा हुआ शीशे का कोई होल छन्नाके से टूट गया हो, और इसके साथ ही उसने बेएख्तियार एक तवील सांस लिया। तो तुम पुशारी हो? इमरान ने मुड़कर लड़की की तरफ देखते हुए कहा, हाँ मैं पुशारी हूँ, तुम्हारी अपनी पुशारी, तुम्हारी बीवी। लड़की ने इस तरह खुश होते हुए कहा जैसे उसे इमरान की इस तरह बात करने पर बेहद मुसरत हो रही हो। मैं इस वक्त किस मुल्क में हूँ, ये कोठी कहाँ वाक़या है? इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। वो पुशारी का लफ्ज़ सुनते ही सारा खेल समझ गया था। यही वजह थी कि उसके जहन पर छाई हुई दहशत धुआं बनकर उड़ गई थी। ये मिस्र है? क्यों, ये मेरी ज़ाती कोठी है। आओ अंदर आ जाओ। पुशारी ने एक बार फिर आगे बढ़कर इमरान का बाजू पकड़ने की कोशिश करते हुए कहा, पीछे हट जाओ, अपने गंदे और नापाक हाथ मेरी तरफ मत बढ़ाओ। तुम गंदी और नापाक शैतानी रूह हो, पीछे हटो। इमरान ने गर्राते हुए कहा तो पुशारी यकलख्ती एक कदम पीछे हट गई। तुम मुझे गंदी और नापाक कह रहे हो अपनी बीवी को? इस बार पुशारी के लहजे में भी गुस्सा था। सुनो, अब तुम्हारा ड्रामा मजीद चल नहीं सकता। हाँ, अगर तुम अपना दुरुस्त नाम ना बता देती तो शायद मैं वाकई पागल हो जाता, लेकिन यकीनन ये मालूम नहीं कि मुझे तुम्हारी शैतानी निज़ाम में काम करने वाली शैतानी ताकतों के बारे में खासी मालूमात हासिल हैं। मुझे मालूम है कि पुशारी शैतानी निज़ाम की एक ऐसी शैतानी ताकत का नाम है जो नेक लोगों को गुनाह की दलदल में पहुंचाने और उन्हें नेकी के रास्ते से हटाने का काम सरअंजाम देती है। मुझे मालूम हो गया है कि तुमने ये सब ड्रामा क्यों खेला है। तुम्हारा ख्याल था कि तुम मुझे जहनी तौर पर उलझाकर और फर्जी तस्वीरें दिखाकर कायल कर लोगी कि मेरी और तुम्हारी शादी हुई है। जब और चूंकि तुम हुस्न शबाब का नमूना बनकर सामने आई हो, इसलिए मैं तुम्हारी इन बातों में आकर गुनाह की दलदल में फंस जाऊंगा। लेकिन सुनो, मैं हूँ तो इंतहाई आजिज़ और हकीर बंदा, लेकिन अल्लाह ताला की मुझ पर नजर करम है। मैं हमेशा उससे ये दुआ मांगता रहता हूँ कि वो मुझे हर गुनाह कबीरा से बचने की तौफीक देता रहे, और तुमने देख लिया कि अल्लाह ताला ने मुझे तुम्हारे शर से महफूज रखा है। इमरान ने सर्द लहजे में बात करते हुए कहा तो पुशारी का चेहरा तेजी से बदलता चला गया। तुम गुनाह की दलदल में डूब चुके हो इमरान। अब तुम शैतान के निज़ाम का एक हिस्सा हो, समझे। अब तुम वो इमरान नहीं हो जिस पर हाथ डालने से प्रोफेसर भी खौफजदा रहता था। तुम 6 माह तक मेरे शोहर रहे हो और तुम खुद अच्छी तरह जानते हो कि ऐसी सूरत में अब तुम्हारे आला किरदार और पाकीज़गी की क्या हैसियत रह गई है। सुनो, अब तुम मेरी मर्जी के ताबे हो। प्रोफेसर ने तुम्हें मुझे बख्श दिया है। अब तुम मेरी एक कठपुतली हो। जब तक मैं चाहूँगी तुमसे खेलूंगी, जब चाहूँगी तुम्हें तोड़ कर रख दूंगी। पुशारी ने इंतहाई उसीले लहजे में कहा तो इमरान बेएहतियात खिलखिलाकर हंस पड़ा। सुनो पुशारी, तुम जो कुछ कह रही हो ये सब गलत है। अगर ये सब कुछ सच होता तो तुम मेरे जहन पर काबू पा चुकी होती, और अगर तुम मेरे जहन पर काबू पा चुकी होती तो मेरे जहन में ये सब कुछ कभी ना आता। मेरी माँ की दुआएं मेरे साथ हैं, और तुम जैसी हकीर शैतानी ताकतें माँ की दुआओं की ताकतवर ढाल को कभी नहीं तोड़ सकती। मैंने दाखला के जरिए तुम्हें प्रोफेसर का हाथमा भी कर दिया है और रामीज को भी ज़ाया कर दिया है। बाकी रही तुम
तो तुम्हारी कोई हैसियत ही नहीं, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। ये तुम्हारी भूल है इमरान कि तुमने रामीस को ज़ाया कर दिया और प्रोफेसर को हलाक कर दिया है। रामीस तो उसी तरह महफूज है और प्रोफेसर भी जिंदा है, अलबत्ता तुम ख़त्म हो चुके हो, पुशारी ने इंतहाई तंजिया लहजे में कहा। और फिर उससे पहले कि इमरान उसकी बात का कोई जवाब देता, अचानक एक कमरे का दरवाज़ा खुला और प्रोफेसर बरामदे में आ गया। पुशारी, मैंने तुम्हें क्या कहा था कि ये शख्स तुम्हारे काबू में नहीं आ सकता, लेकिन तुमने जिद की। अब तुमने देख लिया कि होश में आते ही उसने तुम्हें भी पहचान लिया, तुम्हारे मकसद को भी। अब बोलो क्या कहती हो? प्रोफेसर ने पुशारी से मुखातिब होकर कहा। इमरान हैरत से प्रोफेसर को देख रहा था। क्या तुम वाकई प्रोफेसर हो या उसकी रूह हो? तुम्हारे जिस्म में तो पूरा बस्ट दाखिल कर दिया गया था, इमरान ने हैरत भरे लहजे में कहा। तुम अभी प्रोफेसर को नहीं जानते इमरान। दाखला ने अपने आप को बहुत ताकतवर समझ लिया था, लेकिन वो अपनी ताकत के इल्जाम में ही खत्म हो गया। रामीस पर पुशारी खुद मौजूद थी, इसलिए तुमने सहराई तीतर का हूँ जब रामीस पर मला तो वो रामीस की बजाय पुशारी पर ही मला गया। इस तरह रामीस बच गया और तुमने मुझ पर गोलियां बरसाई थी, और मुझ पर नहीं बरसाई बल्कि एक शैतानी पुतले पर बरसाई थी। ये सारा खेल पुशारी ने खेला था। गो इस खेल का ड्राफ्ट सीन वैसे नहीं हो सका जैसे पुशारी का ख्याल था, लेकिन इस खेल से एक फ़ायदा ज़रूर हुआ है कि तुम्हारी पाकीज़गी का हसार ख़त्म हो गया है। तुमने ये मौका भी खुद ही पैदा किया था। तुमने नामहरम औरतों के बालों को हाथ लगाया था और सहराई तीतर का हूँ तुम्हारी उंगलियों पर लग गया था। इस तरह पुशारी को तुम पर आर्जी तौर पर काबू पाने में कामयाबी हो गई, लेकिन मुझे तस्लीम है कि ये कामयाबी आर्जी थी। हाँ, मैं होश में आने के बाद अगर तुम इसके दाव में आ जाते और उसे अपनी बीवी तस्लीम कर लेते, फिर तुम वाकई हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाते। लेकिन अब चूँकि ऐसा नहीं हो सका, इसलिए अब तुम्हें ख़त्म नहीं किया जा सकता, अलबत्ता तुम्हें अपने रास्ते से इस तरह हटाया जा सकता है कि तुम यहाँ हमेशा हमेशा के लिए कैद होकर रह जाओ। ये कोठी जो तुम्हें इस कदर वसी और अरीज़ नज़र आ रही है, ये सब शैतानी ताकत का नतीजा है। आओ पुशारी, इमरान के लिए यही सज़ा ही काफ़ी है, प्रोफेसर ने कहा। और उसके साथ ही उसने तेज़ी से आगे बढ़कर पुशारी का हाथ पकड़ा और उस दरवाजे की तरफ घूम गया जिस दरवाजे से वो बाहर आया था। इमरान खामोश खड़ा उन्हें जाते देखता रहा। फिर जैसे ही वो दरवाजे में गायब हुए, अचानक इमरान को यूं महसूस हुआ जैसे हर तरफ घुप अंधेरा सा छा गया हो, बिल्कुल इस तरह जैसे अचानक बिजली की रो मुनक़ता हो जाने से घुप अंधेरा हो जाता है। चंद लम्हों के लिए तो इमरान को यूं महसूस हुआ जैसे उसकी आंखों की रोशनी ही चली गई हो, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता तारीकी दूर होती चली गई। और जब इमरान देखने के काबिल हुआ तो वो ये देखकर हैरान रह गया कि वो एक खंडरनुमा कमरे में मौजूद है, जिसमें ना कोई दरवाज़ा है और ना कोई रोशनदान। कमरे की दीवारें स्याह रंग की थी, अलबत्ता छत में छोटे छोटे कई सुराख थे जिनमें से रोशनी और ताज़ा हवा अंदर आ रही थी। इन सुराखों में से आसमान नज़र आ रहा था, बल्कि ऐसे महसूस हो रहा था जैसे ऊपर दूर कोई और छत हो या कोई और ओट हो। इमरान ने अपने जिस्म पर नज़र डाली तो ये देखकर हैरान रह गया कि इस वक्त इसी लिबास में था जिस लिबास में वो होटल के कमरे में बेड पर सोने के लिए लेटा था, लेकिन ना ही उसकी कलाई में ट्रांसमीटर वाच थी और ना ही पैरों में जूते। उसने सिर्फ जराबें पहनी हुई थी। अचानक सामने दीवार पर उसे कोई चीज़ रेंगती हुई दिखाई दी और इमरान की तवज्जो जैसे ही उस पर हुई, वो रेंगती हुई चीज़ साकत हो गई, लेकिन बज़ाहिर कोई चीज़ नज़र न आ रही थी, उसे इस पार दीवार ही दिखाई दे रही थी। अब तुम लाख सर पटक लो इमरान, लेकिन तुम यहाँ से किसी सूरत भी बाहर नहीं निकल सकोगे। ये ऐसा हसार है जिसे तुम किसी सूरत भी नहीं तोड़ सकते। तुम यहाँ भूख और प्यास से एड़ियाँ रगड़ रगड़ कर खुद ही मर जाओगे। ये जगह दूर दूर तक वीरान पड़ी हुई है, जहाँ सालों तक कोई आदमी नहीं आएगा। वैसे मैंने इसके इर्द गिर्द अपनी ताकतें फैला दी हैं, वो किसी भूले भटके आदमी को भी यहाँ तक ना पहुँचने देंगी। तुमने कदम कदम पर मुझे शिकस्त दी है, लेकिन तुमने देख लिया कि आखिरकार मैं तुम पर गालिब आ ही गया। अब जामिस भी मेरे पास है और मैं उसकी मदद से इस कदर ताकत हासिल कर लूँगा कि पूरी दुनिया में मुसलमानों और मुस्लिम ममालिक के खिलाफ खुलकर काम कर सकूँ। और ये भी सुन लो कि तुम इस कैद खाने में, जिसे शैतानी निज़ाम में शैतानी कुएं का नाम दिया जाता है, अपनी एक गलती की वजह से कैद हुए हो। तुम्हारी इसी गलती की वजह से रोशनी की ताकतें भी तुम्हारी मदद करने से कासिर हैं। तुम्हें याद होगा कि तुम जब होटल में अपने कमरे में सोने लगे तो तुमने कहा कि चलो एक लंबी मुसीबत से जान छुटी। तुमने रोशनी का नुमाइंदा होकर शैतान के नुमाइंदे के साथ जो जंग लड़ी है उसे तुमने मुसीबत का नाम दिया, और यही लफ्ज़ तुम्हारे लिए मुसीबत बन गया है। इस जद्दोजहद को मुसीबत का नाम देकर तुमने खुद ही अपने आप को रोशनी के निज़ाम से बाहर निकाल लिया। अगर पुशारी अपने मकसद में कामयाब हो जाती तो तुम हमेशा हमेशा के लिए शैतानी निज़ाम का हिस्सा बनकर, और मेरी यही शुरू से यही ख्वाहिश थी कि तुम्हें शैतानी निज़ाम का हिस्सा बनाकर तुम्हारी सलाहियतों को मुसलमानों के खिलाफ भरपूर तरीके से इस्तेमाल करूं, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। बहरहाल आखिरी फतह मुझे ही हुई है। अब यहाँ से तुम्हारी रूह तो बाहर जा सकती है, जिस्म नहीं। और सुनो, आखिरी बार अगर तुम कुछ पूछना चाहो तो मैं तुम्हें जवाब दे सकता हूँ। प्रोफेसर की मुस्कुराती हुई आवाज़ सुनाई दी, मेरे साथी कहाँ हैं?
عمران نے انتہائی مطمئن لہجے میں پوچھا۔ ان کا پوشاری نے بندوبست کر دیا، انہیں تمہاری آواز میں بتا دیا گیا ہے کہ وہ واپس پاکیزہ جا سکتے ہیں اور وہ پاکیزہ پہنچ بھی چکے ہوں گے۔ میرے لیے چونکہ وہ بیکار تھے اس لیے میں نے انہیں جانے دیا۔ اور کوئی سوال؟ پروفیسر نے جواب دیتے ہوئے کہا، اگر میں ازہر تمہاری شیطانی نظام کا حصہ بننا چاہوں تو کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ تو چند لمحوں تک پروفیسر نے کوئی جواب نہ دیا، لیکن چند لمحوں بعد کمرہ اس کے طنزیہ قہقہے سے گونج اٹھا۔ میرا نام پروفیسر البرٹ ہے عمران۔ میں جہاں تمہارا ذہن اور تمہارے ذہن میں ابھرنے والے تمام خیالات اس طرح پڑھ سکتا ہوں جس طرح تم کوئی کتاب پڑھ لیتے ہو، اس لیے تمہارا یہ ذہنی داؤ مجھ پر کارگر نہیں ہو سکتا۔ اور یہ بھی بتا دوں کہ تم اس لیے مطمئن ہو کہ تم روشن کلام کا ورد کر کے اس قید خانے سے نجات حاصل کر لو گے، لیکن تمہیں اس قید خانے کی ماہیت کا علم ہی نہیں ہے۔ یہاں ہوتے ہوئے نہ ہی تمہارے منہ کلام کا کوئی لفظ ادا ہو سکے گا اور نہ ہی تمہارے ذہن پر اسلام کا کوئی نقش ابھر سکے گا، اس لیے تمہارا انجام انتہائی عبرتناک ہوگا، انتہائی عبرتناک۔ پروفیسر نے انتہائی طنزیہ لہجے میں کہا، اور اس کے ساتھ ہی پروفیسر کی آواز سنائی دینا بند ہو گئی۔ عمران کو ایک لمحے کے لیے یوں محسوس ہوا جیسے دیوار پر کسی چیز نے حرکت کی ہو، لیکن پھر یہ حرکت معدوم ہو گئی۔ عمران نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا۔ اسے اب یاد آ رہا تھا کہ اس نے واقعی اس عظیم جدوجہد کو مصیبت کا نام دیا تھا۔ یہ واقعی اس کی غلطی تھی، لیکن اسے یقین تھا کہ وہ معافی مانگے گا تو اسے معافی مل جائے گی۔ لیکن دوسرے لمحے جب اس نے دل ہی دل میں معافی کے لیے مقدس الفاظ سوچنے شروع کیے تو اس کی پریشانی کی کوئی انتہا نہ رہی کہ اس کا ذہن قطعی سپاٹ ہو چکا تھا۔ اس نے بار بار کوشش کی لیکن بے سود۔ نہ ہی کوئی مقدس لفظ اس کے ذہن پر ابھر رہا تھا اور نہ ہی اس کے منہ سے ادا ہو سکا۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے اس بارے میں اس کا ذہن ایک صاف سلیٹ کی صورت اختیار کر گیا ہو، وہ سب کچھ مکمل طور پر بھول چکا ہو۔ یہ سب کیسے ہو گیا؟ عمران نے انتہائی پریشانی کے عالم میں سوچا، لیکن باوجود انتہائی کوشش کے وہ واقعی مکمل طور پر ناکام رہا۔ وہ کمرے میں مسلسل ٹہلنے لگا، لیکن پھر سراہوں میں سے آنے والی روشنی آہستہ آہستہ تاریکی میں بدلتی چلی گئی، مگر وہ اپنی کوشش میں ناکام رہا۔ آخرکار تھک ہار کر وہ فرش پر اس طرح بیٹھ گیا جیسے کوئی جواری اپنی زندگی کی آخری بازی بھی ہار چکا ہو۔ لیکن ظاہر ہے شکست تسلیم کرنا اس کی فطرت میں شامل نہ تھا۔ وہ زندگی کے آخری لمحے تک جدوجہد کا قائل تھا۔ چنانچہ وہ ایک بار پھر اٹھ کھڑا ہوا اور اس بار اس نے زور زور سے آوازیں دینا شروع کر دی۔ کوئی ہے جو میری آواز سنے؟ کوئی ہے؟ عمران نے اپنی پوری قوت سے مسلسل چیختے ہوئے کہا۔ عمران صاحب آپ کہاں ہیں؟ اچانک صفدر کی آواز عمران کے کانوں میں پڑی اور عمران بے اختیار اچھل پڑا۔ صفدر کی آواز! کیا میرا ذہن بھی میرا ساتھ چھوڑ گیا ہے؟ عمران نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، کیونکہ ظاہر ہے صفدر تو اس کے ساتھ آیا ہی نہیں تھا، اس لیے صفدر کے یہاں آنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہ ہوتا تھا۔ عمران صاحب آپ کہاں ہیں؟ اچانک صفدر کی آواز قریب سے اور واضح طور پر سنائی دی اور عمران بے اختیار اچھل پڑا۔ اب اسے 100% یقین آ گیا تھا کہ یہ آواز صفدر کی ہے۔ کیا تم واقعی صفدر ہو یا صفدر کی آواز میں کوئی شیطانی طاقت بول رہی ہے؟ عمران نے چیختے ہوئے کہا۔ صفدر ہوں عمران صاحب، میرے ساتھ کیپٹن شکیل بھی ہے۔ آپ کہاں ہیں؟ آپ کی آواز تو سنائی دے رہی ہے لیکن آپ کہیں نظر نہیں آ رہے۔ صفدر کی آواز سنائی دی تو عمران نے بے اختیار اطمینان بھرا ایک طویل سانس لیا۔ میں یہاں کسی قید خانے میں بند ہوں۔ اس قید خانے کی چھت پر باریک باریک سوراخ ہیں، اس کے اوپر کوئی اور کمرہ ہے۔ عمران نے چیخ کر کہا۔ اچھا، آپ ایسا کریں کہ مسلسل بولتے رہیں، ہم آپ کی آواز کے سہارے آپ تک پہنچ جائیں گے۔ صفدر کی آواز سنائی دی اور عمران نے مسلسل صفدر کا نام لینا شروع کر دیا۔ ادھر صفدر بھی مسلسل عمران کا نام لے رہا تھا اور پھر تھوڑی دیر بعد عمران کو صفدر کی آواز چھت پر سے سنائی دی۔ میں یہاں نیچے ہوں، عمران نے کہا۔ عمران صاحب قید خانے کا راستہ کہاں سے ہوگا؟ یہاں تو کوئی راستہ نظر ہی نہیں آ رہا۔ صفدر کی آواز اس بار سوراخ میں سے سنائی دی۔ یہ شیطان کا قید خانہ ہے، اس کا راستہ تمہیں نہ مل سکے گا۔ اگر تمہارے پاس کوئی بم یا اسلحہ ہو تو اس کی مدد سے اس چھت کو اڑا دو۔ میں ایک کونے میں ہو جاتا ہوں، عمران نے کہا۔ اگر یہ واقعی شیطان خانہ ہے تو پھر ہم آپ کو یہاں سے نکال سکتے ہیں۔ آپ کمرے کے درمیان میں بڑے سوراخ کے ہیں، نیچے کھڑے ہو جائیں۔ اوپر سے صفدر کی مسرت بھری آواز سنائی دی۔ ارے تو کیا میرے سر پر بم مارنے کا ارادہ ہے؟ عمران نے درمیانی سوراخ کے نیچے ہوتے ہوئے کہا۔ ہاں، ایسا ہی سمجھ لیں۔ اوپر سے صفدر کی ہنستی ہوئی آواز سنائی دی اور دوسرے لمحے سوراخ میں سے پانی کی دھار اچانک عمران کے سر پر پڑی اور اس کے جسم پر پھیلتی چلی گئی۔ اس کے ساتھ ہی عمران کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کے ذہن میں کوئی خوفناک دھماکہ ہوا ہو، پھر اس کے ذہن پر تاریک پردہ سا پھیلتا چلا گیا۔ صفدر اور کیپٹن شکیل دونوں نے ویران پہاڑیوں کے دامن میں جیپ روکی اور پھر وہ نیچے اتر آئے۔ سبزی والے فضل بابا کی دی ہوئی 2 تسبیحیں ان دونوں نے اپنے گلے میں ڈال رکھی تھیں اور فضل بابا کی دی ہوئی پانی کی بوتل صفدر نے اپنے کوٹ کی جیب میں ڈال رکھی تھی۔ وہ پاکیزہ سے باقاعدہ ایک تیز رفتار جیٹ جہاز چارٹرڈ کرا کر مصر پہنچے تھے۔ انہیں یہاں آنے کی ایکسٹرو نے باقاعدہ اجازت دے دی تھی۔ انہوں نے جب ایکسٹرو کو فون پر جولیا کی پریشانی اور پھر سبزی والے بابا سے ملاقات اور اس کی باتیں بتائیں تو چیف نے بغیر کوئی تبصرہ کیے صرف اتنا کہا کہ وہ فوراً مصر پہنچ جائیں۔
ہو سکتا ہے کہ عمران کو واقعی ان کی ضرورت ہو، چنانچہ وہ مصر پہنچ گئے اور یہاں پہنچ کر انہوں نے بغیر کوئی وقت ضائع کیے ایک ایجنسی سے جیپ حاصل کی اور جیپ لے کر وہ پہاڑیوں پر پہنچ گئے۔ یہ تو قطعی ویران اور بے آباد پہاڑیاں ہیں، یہاں وہ جگہ کیسے تلاش کریں جس کو فضل بابا نے نشاندہی کی ہے؟ کیپٹن شیل نے جیپ سے نیچے اتر کر ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا۔ تلاش تو کرنا ہی پڑے گا۔ ویسے تم نے دیکھا کہ وہ بابا جی پاکیشہ کے ایک تنگ سے محلے میں رہتے ہیں، لیکن مصر کی ان بے آباد پہاڑیوں کے بارے میں انہوں نے بالکل درست نشاندہی کی ہے، ایسے جیسے وہ مدتوں رہتے ہوں۔ صفدر نے کہا، یہ اس دنیا سے علیحدہ ہی کوئی نظام ہے، ہم تو اس بارے میں کوئی رائے بھی نہیں دے سکتے۔ کیپٹن شکیل نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا اور صفدر نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ ان پہاڑیوں میں گھومتے پھر رہے تھے کہ اچانک کہیں دور سے انہیں انسانی آواز سنائی دی، ایسی آواز جیسے کوئی پکار رہا ہو، لیکن آواز کافی دور سے آ رہی تھی۔ یہ کس کی آواز ہے؟ ادھر سے آ رہی ہے، صفدر نے کہا اور کیپٹن شکیل نے اس بات میں سر ہلا دیا اور پھر وہ دونوں چلنے کی بجائے اس طرف کو دوڑ پڑے جدھر سے انہوں نے آواز سنی تھی، اور آواز ایک بار پھر سنائی دی۔ اس بار وہ دونوں ہی بے اختیار اچھل پڑے۔ یہ تو عمران صاحب کی آواز ہے، میں نے پہچان لیا ہے، وہ مدد کے لیے پکار رہے ہیں، صفدر نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے بھی بھرپور قوت سے چیخ کر عمران کے نام کی آواز دی اور پھر واقعی عمران نے اس کا جواب دیا۔ ان دونوں کے چہرے مسرت سے تمتما اٹھے، پھر آوازوں کی رہنمائی میں وہ پہاڑیوں کے درمیان ایک انتہائی ویران سے کھنڈر میں پہنچ گئے، لیکن کھنڈر خالی اور ویران تھا۔ لیکن جب عمران نے بتایا کہ وہ کسی تہہ خانے میں بند ہے جس کی چھت میں باریک باریک سوراخ ہیں اور اوپر بھی کوئی کمرہ ہے، تو آخرکار وہ اس کمرے میں پہنچ گئے۔ واقعی فرش پر باریک باریک سوراخ غور سے دیکھنے پر نظر آ رہے تھے، لیکن اس تہہ خانے کا کوئی راستہ نظر نہ آ رہا تھا۔ عمران صاحب، تہہ خانے کا راستہ کہاں ہوگا؟ یہاں تو کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا، صفدر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ یہ شیطانی قید خانہ ہے، اس کا راستہ تمہیں نہیں مل سکے گا۔ اگر تمہارے پاس کوئی بم یا اسلحہ ہو تو اس کی مدد سے اس چھت کو اڑا دو، میں ایک کونے میں ہو جاتا ہوں۔ عمران کی آواز سنائی دی، او اچھا، اگر یہ واقعی شیطانی قید خانہ ہے پھر تو ہم آپ کو یہاں سے نکال سکتے ہیں۔ آپ کمرے کے درمیان میں بڑے سوراخ کے عین نیچے کھڑے ہو جائیں، صفدر نے مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ ارے تو کیا میرے سر پر بم مارنے کا ارادہ ہے؟ عمران کی آواز درمیانی بڑے سوراخ کے نیچے سے سنائی دی۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، لیکن جانے سے پہلے ہماری ویڈیو کو کیجیے لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے، اور اسی کے ساتھ کومنٹ کر کے ہمیں بتائیے کہ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی۔ اور اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو کیجیے سبسکرائب اور بیل آئیکن دبا کر آل نوٹیفیکیشن آن کر لیجیے۔